नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंघाटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अब तक हम लैग्विन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी क्लासिकल थ्योरी थी जो पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी जो है, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि प्रीवियस वीडियो में जब हमने लैग्विन थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। ये चीज़ यहाँ भी ट्रू रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होते हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टोटल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो रहता है। ये यहाँ भी चलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उस पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो हमने बात की थी कुछ इस तरीके से कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि ऊपर की डायरेक्शन में बी जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में जो डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो अपने आप को इसकी डायरेक्शन में सेट करने की कोशिश करेंगे। इनका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो इनको क्या करेगा कि उनको अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, बट थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इनकी डायरेक्शंस कुछ बदल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ थोड़ी बहुत जो है ये इनका ओरिएंटेशन ख़राब होगा, यानी अच्छे से ये अलाइन नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही दोस्तों क्वांटम थ्योरी में होता है, ऐसा ही क्लासिकल थ्योरी में होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों कि हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि इस तरह से हमने देखा था कि थीटा एंगल बनाता हुआ कोई म्यू ले लिया था बी के साथ। ठीक है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बी के साथ थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, यानी थीटा एंगल कुछ भी हो सकता था, 0 से लेकर के पाई, यानी ये जो रीजन था उसमें से कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी मैग्नेटिक मोमेंट की। लेकिन क्वांटम थ्योरी ये क्या कहती है कि ये जो आप कोई भी डायरेक्शन दे रहे हो ना, ये गलत है। यहाँ पर कुछ सर्टेन डायरेक्शंस में ही मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो सेट होंगे। तो वो ये जो थ्योरी है ये इसी पर बेस्ड है। क्या कहती है ये कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन होगी वो सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शंस होंगी, और जहाँ पे आप म्यू कॉस थीटा ले रहे थे वहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू क्या लेनी है, mj/g म्यू बी। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं इसके हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम क्या ले रहे थे कि बी की डायरेक्शन में म्यू का जो फैक्टर था वो क्या था, म्यू कॉस थीटा था, और इधर जो था म्यू साइन थीटा था। तो आपको अब बी की डायरेक्शन में म्यू कॉस थीटा नहीं लेना, यानी म्यू कॉस थीटा आपने नहीं लेना, आपको क्या लेना है, mj/g म्यू बी। अब mj/g म्यू बी क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकली इसको क्या लिखना है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाकी सब चीज़ें सेम है, बस ये एक ही चीज़ बता रहा है कि आपको म्यू जेड यानी बी की डायरेक्शन में जो आप उसका फैक्टर ले रहे थे वो आपको म्यू कॉस थीटा की बजाय ये लेना है। बाकी सारी कैलकुलेशन वही, थ्योरी वही, सब कुछ वही रहेगा। जो वहाँ पर फाइंड किया दोस्तों वही यहाँ पर फाइंड करना है। वहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बना था लैंगविन फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन और बनेगा। उस फंक्शन को देखते हैं, उस फंक्शन को क्या नाम देंगे, bx बनेगा। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये मेन टॉपिक नहीं है, हमारे सिलेबस में नेम नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो फंक्शंस आएंगे और इसमें जो कंक्लूजन्स देखेंगे वो हमारे जब हम आगे वीज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पर ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, यानी यही कंक्लूजन्स वहाँ पर हम सीधे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे। इन द क्लासिकल थ्योरी, लैग्विन थ्योरी जो पहले वाली थी, assume that the permanent magnetic moment mu of a given can possess any orientation with respect to applied magnetic field। कोई भी orientation हमने मान लिया था, but according to quantum theory since these moments are quantized, ये जो moments होते हैं वो quantized होते हैं, so the magnetic moment mu and its component mu z in the direction applied can't have any arbitrary value, यानी इनके कोई भी arbitrary value नहीं होगी, इनकी कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगी। In short, according to quantum theory, magnetic moment of the atoms can orient
at certain specific directions with respect to magnetic field. Here we will use mu z is equals to mj g mu b. अब यहाँ पे हमने mu z के साथ j क्यों लिया, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर j चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा, इसलिए हमने कह दिया कि ये j के साथ चेंज होगा, इसलिए इसके पैरों में j लगाया है. In place of the mu z is equals to mu cos theta एज इन द क्लासिकल थ्योरी, जैसे हम क्लासिकल थ्योरी में करते थे उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. लेट देयर आर n एटम पर यूनिट वॉल्यूम, लेट म्यू बी इज द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एंड j बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ईच एटम. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि j क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, ईच एटम का, यानी एक एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी एटम का जैसे ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वैसे ही उसका जो mj है वो चेंज होगा, जैसे ही mj चेंज होगा वैसे ही म्यू z की वैल्यू चेंज होगी, यानी म्यू z किसके साथ चेंज हो रहा है, j के साथ चेंज हो रहा है. ये हमें समझ आ गया. Thus according to quantum theory the possible component of magnetic moment in the direction of applied magnetic field is b. देखिए म्यू जो है वो किसका, म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू है जो एक डाइपोल है, एक एटम है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है. लेकिन म्यू z हमें बता रहा है कि उसी एटम का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है. ये चीज़ हमें समझ आ गई. ठीक है, तो म्यू जेड जे क्या हो जाएगा, एम जे जी म्यू बी, जहाँ पे म्यू बी जो है दोस्तों वो बोहर मैग्नेट्रॉन एक जो है कांस्टेंट मान सकते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन है. और इसी तरीके से अगर हम जी की बात करें तो दोस्तों जी है लैंड्स स्प्लिटिंग फैक्टर. उसके बाद अगर हम एम जे की बात करें तो एम जे दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये आपको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है प्लस जे से लेकर के माइनस जे के बीच में कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जे की वैल्यू अगर 1 रहती है तो आपकी एम की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, यानी 1 से लेकर के -1 के बीच में इंटीजर वैल्यू कोई भी हो सकती है. ये चीज़ हमें समझ आ गई. ठीक है, तो एम जे जो है किस पर से चेंज होगा दोस्तों, जैसे जैसे जे चेंज होगा, यानी जैसे जैसे उस पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वैसे वैसे. अब इसका सेम वही कैलकुलेशंस और हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा वो क्या होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट. तो हमने ये देखा कि म्यू जेड की वैल्यू जो है वो ये रहेगी. अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि इनका जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यू हैं वो कितने रहेंगे, 2j + 1 रहेंगे. यानी इतनी ही जो है इतनी ही वैल्यूज़ हैं जो ले सकता है कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट या कोई भी एटम. ठीक है, क्यों, क्योंकि एम जे की वैल्यू कितनी हो सकती है दोस्तों, +j से लेकर के -j तक हो सकती है. तो +j वाली जितनी भी संख्याएं हैं और -j वाली जितनी भी संख्याएं वो तो हो गई 2j. और दोस्तों एक जो बीच में 0 बचेगा वो एक और संख्या हो गई तो +1. तो 2j + 1 जो है यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट्स हो गए कि इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं. द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय. अब हमें पता है बिल्कुल वही सेम कर रहे हैं जो क्लासिकल थ्योरी के टाइम हमने किया था. तो दोस्तों मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, -μ.b. तो म्यू की जगह हमें क्या लेना है, म्यू जेड लेना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे μ.b का मतलब क्या होता है, म्यू कॉस थीटा. और म्यू कॉस थीटा की जगह पे हमें क्या लेना है, यही लेना है. ये चीज़ आपको समझ आ गई. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आप यहाँ पर कॉस थीटा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि म्यू कॉस थीटा जो है उसी की जगह हमने ये यूज़ करना है. ये हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं. ठीक है, अब दोस्तों म्यू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जे की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, ये म्यू जे की वैल्यू और b आ गया. अब दोस्तों उसके बाद हमने क्या किया था कि इसको जो है हमने काफ़ी शॉर्ट में कर दिया था, वहाँ पर हमने काफ़ी लंबा चौड़ा इसको करके दिखाया था. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक मीन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज. अब देखिए दोस्तों जब भी हम म्यू का मीन निकालते हैं यानी मीन ऑफ म्यू निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि म्यू की जो भी वैल्यूज़ होगी, म्यू की वैल्यूज़ जे पे डिपेंड करेगी, तो जे इसकी हो जाएगी यानी -j से लेकर के +j तक, और नीचे भी -j से लेकर के +j तक. टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होते थे हमारे उसको हम यहाँ पर करते थे. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं म्यू जेड जे इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है बेसिकली किसको फाइंड करने का, म्यू की वैल्यू यानी म्यू मीन वैल्यू निकालने के लिए म्यू की। ओके, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि म्यू की मीन वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, किसी की भी मीन वैल्यू निकालनी होती है तो उसका जो फैक्टर हमें दिया होता है उस वो इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स बटे टोटल नंबर ऑफ एटम्स करके हमें मीन फाइंड होता है, हम मीन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए ऑफ माइनस वी बाई के टी। ठीक है, जहाँ पे वी क्या होता है, ये वाली होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे ई रेस टू पावर माइनस वी बाई के टी कर दिया, और नीचे भी टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर ई रेस टू पावर माइनस वी बाई के टी कर दिया। बिल्कुल वही है जो क्लासिकल थ्योरी भी हमने किया था। ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमने ये क्यों किया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास म्यू जेड जे की भी वैल्यू है, ये रही, और हमारे पास वी की भी वैल्यू है, ये रही, तो हम क्यों ना इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो दोस्तों वी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास फिर फाइनली म्यू की वैल्यू बचेगी क्या, यानी जो मीन बचेगा म्यू की वैल्यू वो क्या होगा, मीन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या होगा, समेशन माइनस जे टू प्लस जे। म्यू जे की वैल्यू अगर देखें तो वो क्या हो जाएगी, एम जे जी म्यू बी ई रेस टू पावर दिस, एम जे जी म्यू बी बी बाय के टी हमने लगा दिया। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में देखें तो माइनस जे से लेकर के प्लस जे तक, और इसकी वैल्यू यानी वी की वैल्यू पुट करनी है, वी की वैल्यू माइनस में माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पावर एम जे जी म्यू बी बी बाय के टी। तो चलिए दोस्तों ये हमारी वैल्यू आ गई म्यू की, यानी मीन जो होगा, यानी कोई भी अगर हम एटम ले लें तो उसकी जो मीन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, वो इतनी रहेगी। अब दोस्तों हमने ये किसके लिए निकाला, एक एटम के लिए, यानी एक एटम के पास लगभग इतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा बी के डायरेक्शन में, बी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। अब हमने क्या करना है दोस्तों, नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको अगर म्यू की मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैग्नेटाइजेशन पता चल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एन मीन ऑफ म्यू, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर रख दी। अब म्यू की मीन वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों हमें पता चला कि ये एन जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हम पहले ही देख चुके हैं कि हमने इसको एन कंसीडर किया था लास्ट स्लाइड में, ये चीज़ हमें समझ आ गई। टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एम जी को छोड़ना है और बाकी ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है, एम जी को छोड़ करके ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है दोस्तों इसको वाई कंसीडर कर लेना है। अब नाउ टू सॉल्व इक्वेशन 3 लेट ये पूरा का पूरा फैक्टर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या बचेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बचेगा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे एम जे को अगर छोड़ें, क्योंकि जे की वैल्यू वेरी करेगी, एम जे की वैल्यू वेरी करेगी, बाकी अगर जी और म्यू बी की बात करें तो वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गए, यानी ये दोनों तो बाहर आ गए, और उसके बाद समेशन और एम जे अंदर बच गया, और उसके बाद ई रेस टू पावर एम जे इंटू वाई, और नीचे भी यही बचेगा कि ई रेस टू पावर एम जे इंटू वाई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, नेक्स्टली वो हम देखते हैं कि क्या इसको आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके आगे हम एक टर्म ले रहे हैं, ये जो है दोस्तों ये टर्म पूरी की पूरी, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हम बीच में एक नई चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें तो क्या आएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है कि जब आप log x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसका जो वैल्यू है वो 1/x डॉट dx आती है, यही आती है, यानी dx/dx तो वो कट जाता है, यानी 1/x आता है। तो दोस्तों वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि अगर आप यहाँ पे
लॉग के अंदर कोई भी टर्म है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/e⁻⁻ -j + j mj/y। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि अगर ऊपर देखें तो इस पूरे का होगा, इस पूरे का होगा तो यही सेम टर्म आ जाएगी। पहले तो यही सेम टर्म जो है आ जाएगी mj/y, और फिर इसके अंदर जो टर्म है उसका होगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये भी कांस्टेंट है तो सिर्फ क्या आ जाएगा mj आ जाएगा। समेशन ऑफ -j2 + j mj। अब दोस्तों यहाँ पर दो बार समेशन लिखने की बजाय हम एक बार ही समेशन लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा -j2 + j mj⁻⁻ और आगे भी हम ये जो समेशन है वो आगे लेकर आ सकते हैं। समेशन -j2 + j mj/y e⁻⁻mj/y। अब यहाँ तक दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो वो कुछ ऐसा आता है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यही चीज़ तो है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी टर्म की जगह इस पूरी ये जो भी है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी नई वैल्यू अब क्या आ जाएगी, इसकी जगह ये पुट कर देते हैं μb, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा d/dy ऑफ log e⁻⁻ -j2 + j mj/y। तो दोस्तों इतनी सिंपल सी हमारे पास टर्म जो है ये आ गई, और ये किसकी जगह हमने पुट की, इसकी जगह पर पुट की। तो ये हमारा नया फॉर्मूला जो है बन गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए। अब हालांकि इसको और आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 2-3 टर्म्स रहेंगी ये हमें क्रैम करनी पड़ेगी, यानी हमें रट्टा मारनी पड़ेगी, क्योंकि उनको सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनको सॉल्व करने लगे ना तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और ये चीज़ें हमारा जो डेरिवेशन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसा करते करते दोस्तों हमारे ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए हम शॉर्ट में जो है इसका डायरेक्ट सोल्यूशन याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट हमें सोल्यूशन इसका याद रखना पड़ेगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे और आगे कुछ केसेस बनाएंगे। तो फाइनली हम जो है 3-4 स्टेप्स जो है वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बड़ा है। तो चलिए दोस्तों फिर इसको स्किप करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, अब देखिए थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसको अगर हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से देखेंगे तो हमें बिल्कुल आसान लगेगा। थोड़ी सी क्रैम भी हमें करनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर mj की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -j से लेकर के +j तक हो सकती है। तो क्यों ना हम इस समेशन को ओपन कर दें। तो इस समेशन को हम ओपन कर देते हैं। तो mj की जगह कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, देखिए y तो सबके मल्टीप्लाई में रहेगा ही, यानी y तो सबके मल्टीपल में है ही, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। उसके बाद जो है m की वैल्यूज़ क्या रहेगी, j, j-1, j-2 सो ऑन अप टू -j-1 एंड -j, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहनी थी, +j से लेकर के -j तक रहनी थी। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। बाकी कोई भी चेंज नहीं है फ्रेंड्स, ng μb वही है, बाकी सब कुछ d/dy log वही है। बस हमने क्या किया कि इसको ओपन कर दिया है। ये चीज़ हमें समझ आ गई कि इसको जो ओपन करेंगे तो हमें वो वाली टर्म मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सो फ्रेंड्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक समेशन है किसी जीपी का, ये एक जीपी का समेशन है, और वहाँ पर अगर जीपी के समेशन का फॉर्मूला लगाकर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सम जो है लगभग इसके बराबर आता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि डेरिवेशन आगे बहुत पड़ा है अभी। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये इसका समेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं e⁻y/2 एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं e⁻y/2। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हालांकि यहाँ पर तो, लेकिन दोस्तों रिजल्ट भी बहुत चेंज होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरी चीज़ जो है दोस्तों, जब इसका मतलब ये पूरा जो फैक्टर है दोस्तों ये इस फैक्टर में चेंज हो जाता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व हम नहीं करेंगे दोस्तों, ये 1, 2 और ये 2 ही स्टेप है दोस्तों जो आपको क्रैम करने पड़ेंगे। 2 ही स्टेप हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया, ये हम करेंगे नहीं, अदरवाइज हमारा डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इस जीपी का हमने क्या
कर दिया, समेशन ले लिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये जो टर्म है ये आ गई। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम यह करते हैं क्या है कि जे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किस लिए? क्योंकि हमें इसको एक फंक्शन बनाना है, एक वेल नोन फंक्शन बनाना है, जिसको हम आगे बात करेंगे, ब्रिलियन फंक्शन बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जे से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरी टर्म एक ही है, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2j + 1/2। जे से यानी कि 1j तो यहाँ पर आगे ही आ गया, जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में तो हमने सेट कर दिया, सेकंड टर्म में यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1/2 j आ गया, यानी j तो सेट हो गए। यानी हमने क्या करना था, इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ सेट हो गया, इसमें यहाँ सेट हो गया, और न्यूमिनेटर में जो j था वो बाहर आ गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है y, यहाँ पर हमें y दिख रही है, तो हम एक नया वेरिएबल लेकर के आते हैं, jy = x। x हमारे लिए नया है। हम पीछे पढ़ कर के आए थे कि ये y क्या है, y किसको माना था हमने, देखिए ज़रा, y हमने माना था g म्यू बी b/kt को माना था। तो x क्या हो जाएगा, x ऐसे में क्या हो जाएगा कि j × y, यानी जो y है उसको j से मल्टीप्लाई कर दो तो x हो जाएगा j g म्यू बी b/kt। अब दोस्तों ये जो x है ना वो बड़ी काम की चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, jy की जगह x पुट करना है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं jy है ही नहीं, g और y मल्टीप्लाई में कहीं आए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/j। तो जहाँ पर भी आपको y दिख रहा है वहाँ पर x/j हम पुट कर देंगे। यहाँ पर जब x/j पुट किया तो j इसके साथ सेट हो जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो j इसके साथ सेट हो गया और x यहाँ आ गया। यहाँ पर जब x/j पुट करेंगे तो x/2j आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों हमारा ये जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए जो बन गई हमारी पूरी टर्म। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा एक फंक्शन बन रहा है x में, इसको हम मान लेते हैं bx, और ये जो bx है दोस्तों यही है हमारा वो फंक्शन जो हमें बनाना था, यही है दोस्तों ब्रिलियन फंक्शन। अब ब्रिलियन फंक्शन जो है दोस्तों, अब यही ब्रिलियन फंक्शन जो है हमें, क्योंकि वहाँ पर अगर हम क्लासिकल थ्योरी में देखें तो वहाँ पर भी हमने एक लैंगुइन फंक्शन बनाया था, Lx से उसको डिनोट किया था, तो उसके आधार पर ही हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले थे, क्यूरी लॉ का पता चला था, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो कंक्लूजन देने वाला है वो कौन है, ब्रिलियन फंक्शन है। तो ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू क्या है दोस्तों, ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू है 2j + 1/2j, where bx = this cot hyperbolic 2j + 1/2j x - 1/2j cot hyperbolic x/2j, ठीक है। बड़ा तो हमारा रहा लेकिन फाइनल हम एट लास्ट इसको ले आए हैं अब, ठीक है। आगे जो है जितना भी करना था हमने सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ हमें कंक्लूजन्स ही निकालने हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक तो हम यूज़ करेंगे bx का, ठीक है, bx और x की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पर x था वैसे यहाँ पर x है, जैसे वहाँ पर Lx था वैसे यहाँ पर bx है। तो अब हमें क्या करना है, bx और x के बीच में रिलेट करना है, और फिर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की bx की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे रख देंगे, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता चल जाएगा, उसे हम ससेप्टिबिलिटी निकाल लेंगे जैसे हम प्रीवियस उसमें कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये सब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसका केस फर्स्ट देखते हैं, वैसे इसमें एक ही केस रहने वाला है तो आप फर्स्ट केस से डरिएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही बड़ा हो गया हालांकि, लेकिन दोस्तों अभी इसको जो है बहुत ही शॉर्ट में मैंने करने की कोशिश की है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें कि x की वैल्यू है ये, अगर x की वैल्यू ये रहती है, तो दोस्तों अगर हम मान लें कि जे जी म्यू बी जो है वो के टी से बहुत छोटा है, यानी अगर हम मान लें कि ये वाली टर्म के टी से बहुत छोटी है, तो ऐसे में x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। क्योंकि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब दोस्तों x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी क्या हो रहा है कि b कम है यानी और t ज़्यादा है, ठीक है। b कम है और t ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस t इज़ हाई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीक। ये चीज़ हमें पता चल गई।
इन दैट केस, उस केस में जो ब्रिलियन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, ये रहेगी x/3 j + 1/j। अब ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू ये है, और दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ब्रिलियन फंक्शन x की टर्म्स में है और x की वैल्यू है ये, तो हम ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दें तो ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इस x की जगह वो पूरी वैल्यू रख दी। इस x की जगह पे जब वो पूरी वैल्यू रखी तो x/3 की जगह क्या आ गया, वो पूरा /3। समझ में आया आपको, j से j कैंसिल हो गया, तो ये वाले जो भी बचा ये बच गया bx की वैल्यू, यानी ब्रिलियन फंक्शन की वैल्यू। केस कौन सा केस, जब हमारा x <<1 है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि अब अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू bx की वैल्यू उठा करके हमें यहाँ रखनी है, bx की वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर n है तो सबसे पहले n आ गया, ये g और ये g स्क्वायर बन गया तो यहाँ पर आ गया, म्यू b और म्यू b स्क्वायर बन गया, यहाँ आ गया, b और j भी यहाँ पर आ गए, j + 1 भी आ गया, और बटा में दोस्तों 3kt है वो भी आ गया। ये चीज़ आपको समझ आई। अब bx मत ले आइएगा क्योंकि bx की जगह तो ये वैल्यू हमने पुट्टी की है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गया। नाउ वी नो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू j जो है इसकी वैल्यू ये थी, यानी टोटल म्यू j जो है दोस्तों इसकी वैल्यू ये है। यानी यहाँ से हमें क्या करना है कि एक तो उठाना है g को, एक उठाना है म्यू b को और एक उठाना है इसको। लेकिन ध्यान से देखेगा यहाँ पर रूट j + 1 है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, j + 1 बनाने के लिए इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। इसी के लिए हमारे को g स्क्वायर है और म्यू b स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों की जगह क्या पुट कर देंगे, म्यू j स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ऐसे ही हमने किया, n आ गया, b आ गया और इन दोनों की जगह, इन तीनों की जगह क्या आ गया, म्यू j स्क्वायर आ गया, बटा में 3kt पड़ा है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, पहले हमने क्या फाइंड किया था, ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि हमने किसकी तरफ जाना है, क्यूरी लॉ की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी है वो भी तो क्यूरी लॉ को फॉलो करेगी ना, तो क्यूरी लॉ की तरफ जाना है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। ससेप्टिबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m/h, लेकिन हमारा h तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, b जो है वो क्या होती है, μ0h होती है। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो h क्या आ जाएगा, b/μ0, तो h की जगह b/μ0 तो b/μ0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, m की वैल्यू पुट कर दें। अब हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू पुट की यहाँ से तो b से b कैंसिल हो गया और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ये आ गई। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये तो वैल्यू है किसकी, ये तो है क्यूरी कांस्टेंट यानी c की वैल्यू, यानी हमारी जो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आया वो क्या बन जाएगा। अब ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, पूरा तो कांस्टेंट बन गया c, बटा में क्या बना t, तो यही तो है हमारा क्यूरी लॉ। तो हम कह देंगे दैट मीन्स जो हमारी क्वांटम थ्योरी है वो भी किसको एक्सप्लेन करती है, क्यूरी लॉ को एक्सप्लेन करती है। जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, c/t, दैट इज द क्यूरी लॉ। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जो थ्योरी थी हमारी क्वांटम थ्योरी, ये समझ में आ गई होगी आपको। ससेप्टिबिलिटी हम क्यूरी लॉ तक इसको लेकर के आए हैं, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक्चुअल में डेरिवेशन में होता ही है कि हम कोई छोटी सी चीज़ यूज़ करते हैं, फिर उसे बहुत बड़ा बनाते हैं और फिर उसे कंक्लूड करते हैं, यानी बहुत छोटी टर्म्स तक लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीज थ्योरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।